तो कौन सी टॉपिक पढ़नी है आज? एग्रीकल्चर क्रेडिट। आज हम लोग को एक टॉपिक पढ़नी है, कौन सी? एग्रीकल्चर क्रेडिट। यानी कृषि शाख के बारे में हम लोग को आज पढ़नी है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, ये बताओ कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत क्यों है हमारे यहाँ? एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत क्यों है हमारे यहाँ? भारत में एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत क्यों है? भारत में जब आप किसानों की स्थिति देखेंगे, किस प्रकार के किसान पाए जाते हैं और यहाँ पे उनके पास लैंड होल्डिंग क्या है, यानी लैंड होल्डिंग के मामले में जब आप किसानों की स्थिति देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, लेटेस्ट डाटा के अनुसार 87% भारत में 86-87% भारत में ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे भी कम भूमि है। मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डाटा बता रहा हूँ कि भारत में ये जो फार्मर की सिचुएशन है लैंड होल्डिंग के मामले में, लैंड होल्डिंग के मामले में उनके पास जमीन कितनी है, तो मैं इसकी तो आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ कि भारत में जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास 1 हेक्टेयर या बिलो 1 हेक्टेयर, जो मार्जिनल फार्मर्स है भारत में उनके पास 1 हेक्टेयर या इससे भी कम की भूमि है। एक टाइप है स्मॉल फार्मर्स, इनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो है आपको 1 हेक्टेयर से लेकर कितनी 2 हेक्टेयर तक, या बिलो 2 हेक्टेयर, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स आप देख रहे हैं, भारत में जो छोटे किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर इससे भी कम की भूमि है। 1 हेक्टेयर का कितना, वो ये जमीन लैंड होल्डिंग जो बता रहे हैं 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन होगी लगभग में कितनी भूमि होगी 1 हेक्टेयर में? लगभग में 3.059 नहीं, लगभग में 4 बीघा के करीब होती है भूमि, ठीक है। अब एक हो गया आपका सेमी मीडियम फार्मर, इनके पास जो जमीन है लैंड होल्डिंग है ये है आपका 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ठीक है। एक है यहाँ पे, एक हो गए आपके पास मीडियम फार्मर्स, इनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो है 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर भूमि से, ठीक है। और एक हो गए लार्ज फार्मर्स यानी लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स, ठीक है। इनके पास जो भूमि है, इनके पास भूमि है 10 हेक्टेयर या अबव, ठीक है। ये क्या कह रहा है आप समझो इसको। भारत में किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग के जो मामले हैं उसमें
आप देखो मार्जिनल जो फार्मर्स है भारत में, मार्जिनल फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर या बिलो 1 हेक्टेयर जमीन है, उसको किस कैटेगरी में रखें? मार्जिनल फार्मर्स। अब समझिए, स्मॉल फार्मर्स 2 हेक्टेयर या इससे कम की भूमि, सेमी मीडियम फार्मर्स 2 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। अब मीडियम फार्मर्स को देखिए, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। अब लार्ज फार्मर्स के पास कितने होंगे? 10 हेक्टेयर इससे एबव। लगभग में जो आप देखते हो, आप सेमी मीडियम फार्मर्स देखते हो ना, सेमी मीडियम फार्मर्स के जो नीचे के लोग आते हैं, जैसे मान लो कि मीडियम फार्मर्स भारत में हो गए, लार्ज फार्मर्स हो गए, लगभग इन्हीं को भारत में अभी जमींदार की श्रेणी प्राप्त है, लगभग में इन्हीं लोगों को, ठीक है। अब डाटा क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। डाटा ये कह रहा है इसमें कि कह ये रहा है कि भारत में जो आपको ये कैटेगरी दिखाई दे रही है, ये जो कैटेगरी दिखाई दे रही है ना, ये कैटेगरी जो दिखाई दे रही है, ये भारत में इनकी संख्या है लगभग 87%। ये जो कैटेगरी है ना 87%, यानी कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स have less than या equal to 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। आप समझ रहे क्या कह रहा है? हाँ, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में जो किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी संख्या 86% है, उनके पास 2 हेक्टेयर इससे भी कम की भूमि है। आप ये देखो यहाँ पे 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है। कितनी भूमि है? मात्र कितनी भूमि है? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, ठीक है। अब बताइए मुझे, आप ये बताइए कि जब इनके पास इतनी कम भूमि है तो इनकी एग्री इनकम क्या होगा? इनका एग्री इनकम क्या होगा? लो होगा। अब इनको क्या चाहिए? कृषि में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए भाई, खेती बाड़ी इनको करनी है, खेती बाड़ी करनी है ना। अब खेती बाड़ी करनी है तो खेती बाड़ी करने के लिए पैसे लगेंगे, तो पैसे लगेंगे तो क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन किसानों को लोन की आवश्यकता क्यों? प्रश्न ये उठ सकता है। इनको मैं क्वेश्चन ये कर दूं कि इनको लोन की आवश्यकता क्यों? मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों? Why? What is the purpose of agriculture credit? एग्रीकल्चर क्रेडिट का पर्पस क्या है? अब भारत में वैसे किसान हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनके पास भूमि मात्र 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। आप उनकी इनकम को कैसे एजम्पशन करोगे? कितना होगा? बहुत कम होगी इनकम। और भारत में किसानों की स्थिति ऐसे ही बहुत दयनीय है। आधे से अधिक किसान मानसून के सहारे रहते हैं। कभी ड्रॉट यानी नेचुरल कैलामिटी उनके जीवन को तबाह की रहती है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर इनको एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत क्यों? तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत, एक तो पहले तो इनको न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स allied sectors, ठीक है। दूसरा हो गया जैसे adopting
न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कह रहा है कि भारत में एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता क्यों। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। अब यहाँ एक टर्म आता है, इट्स एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लोन की इनको जरूरत, यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर साख, कृषि साख की इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्योंकि इनको कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में निवेश करनी होती है, उसलिए इनको जरूरत पड़ेगी। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि खेती बाड़ी में नई नई प्रकार की क्या आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। अब भाई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इनको भी तो चाहिए ना। अब मान लीजिए कि जो धनी किसान है वो थ्रेसिंग मशीन, बिल्कुल नए नए बिल्कुल जो नए नए एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मशीन है उसके प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो गरीब किसान है वो कैसे करेंगे, उनके पास उतनी तो रकम भी नहीं है, उनकी इनकम भी नहीं है, उसलिए उनको क्रेडिट तो चाहिए ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब एक टर्म आता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। ये जो पूरा टर्म है ना, आपको ये जो पूरा टर्म देख रहे हो, ये एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसका अर्थ यानी कि एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर का अर्थ क्या हुआ। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, इसका अर्थ क्या हुआ। इसको कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं कृषि, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे, संबंधित क्षेत्र। कौन कौन से सेक्टर से भाई, क्वेश्चन तो होगा ही दिमाग में। जैसे मैं यहां पे लिख दिया फार्मिंग, तो फार्मिंग में क्या आ जाएगा, खेती बाड़ी, खेती आ जाएगा फार्मिंग, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर हो गया फार्मिंग। दूसरा आ गया यहां पर हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मिस होता है आप, जैसे हो गया ना फूल उत्पादन, फूल उत्पादन। ये भी किससे, अब देखो तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, ये सेक्टर एग्रीकल्चर रिलेटेड है। एक आ गया हॉर्टिकल्चर, 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 हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, बागबानी। क्या होता है, बागबानी। इसका अर्थ हो गया ये हॉर्टिकल्चर, बागबानी। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। तो आप देख रहे हो ये खेती बाड़ी हो गया, फूल उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया। अब फॉरेस्ट्री ले लो, फॉरेस्ट्री ले लो यानी वानिकी, वानिकी जैसे वन से रिलेटेड उत्पादन, वन से रिलेटेड खेती, यानी वन से, यानी जंगलों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, वानिकी। ठीक है, वो भी किस सेक्टर में आ जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर में ही आ जाएगा। आप एक और ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। मिनरल्स इसमें हम लोग नहीं रखेंगे। आप डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए, डेयरी लिख लीजिए, यानी जो आप दूध उत्पादन में रखते हैं, आप दूध उत्पादन। आप फिशरीज ले लीजिए, मछली उत्पादन, आप फिशरीज ले लीजिए यानी मछली उत्पादन, फिशरीज आप ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे फिशरीज ले लीजिए, फिशरीज ले लीजिए। ये हो गया मछली उत्पादन। ठीक है, एटीसी।
आज सरकार इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मैं इस पे कभी अलग क्लास लूंगा। इट इज देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, आप यहाँ पे देखो, लिखा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता क्यों है किसानों को। द न्यू इन्वेस्टमेंट इन एग्री एंड इट्स अलाइड सेक्टर। जब भी आ गया कि निवेश किस में चाहिए इनको, निवेश एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की जब भी बात होगी तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आ गए हैं? फार्मिंग है, खेती है, फूल उत्पादन है यानी फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, बागवानी में ही फल उत्पादन भी आ जाएगा। अब पोल्ट्री है, मुर्गी पालन हो गया, फॉरेस्ट्री है, वानिकी हो गया यानी जो वन से हम लोग उत्पाद प्राप्त करते हैं, डेयरी हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, फिशरीज है, मछली उत्पादन हो गया। तो जो आप ये देख रहे हो ये सब एग्रीकल्चर और उससे एलाइड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जाहिर सी बात है प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी सेक्टर का तो इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो आप तो देख ही रहे हो कि ये सारे किसके अंतर्गत है, प्राइमरी सेक्टर के। ठीक है, तो इसमें इनको निवेश चाहिए, इन क्षेत्रों में निवेश चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, मछली उत्पादन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, वानिकी करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, कृषि करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। अब उस न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे आएंगे कहाँ से? किसानों के पास तो है नहीं। तो जैसे मैं लिखूं कि यहाँ पे, जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि किसानों को, जैसे मैं स्पेशल किसानों को लेता हूं, ठीक है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों? किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों? क्यों? Why do farmers need loan, need credit या लोन? आपसे किस लिए जरूरत होती है उनको? अगर आपसे पहला प्रश्न ये उठता है कि उनको किस लिए जरूरत होगी, तो मैं ये कह सकता हूं जैसे किसानों को, मान लीजिए उनको सीड यानी बीज खरीदने के लिए, फॉर बाइंग सीड, ठीक है, जैसे खेतों की जुताई हो गई, खेतों की जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए, यानी मैं लिख देता हूं यानी प्लॉइंग ऑफ फील्ड, ठीक है, सिंचाई के लिए और इरिगेशन, इरिगेशन पर्पस हो गया, और इरिगेशन आपका उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, आपका कीटनाशक के लिए, कीटनाशक के लिए, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फसलों की कटाई, फसलों की फसलों की कटाई के लिए, फसलों की कटाई के लिए यानी हार्वेस्टिंग हो गया, यानी हार्वेस्टिंग पर्पस के लिए। अब फसल कट गए, अब क्या, उनको स्टोरेज के लिए, फसलों को संग्रहित करने के लिए, फसलों को
संग्रहित करने के लिए, यानी किस पर्पज से, यानी फॉर वेयर हाउस, यानी वेयर हाउस भाई उसको रखे कहाँ पे, फसल तो कट गई, जो उत्पादन हुआ तो उसको रखे कहाँ पे, कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया, उसको एडॉप्ट करने के लिए, उसको खरीदने के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि जब एक किसान, जब प्रश्न ये उठता है कि जब एक किसान फसल बुआई करने जाता है तो सबसे पहले उसके सामने कौन सी चुनौती आती है, कौन सी चैलेंजेस आती है, तो उसके समक्ष यही सारी चुनौती आती है। जैसे कोई किसान है, वो कपास की खेती करता है, ठीक है, तो कपास की खेती करता है, उस किसान के समक्ष यही सारी चुनौती होंगी कि भाई उसको बीज खरीदना है, फिर खेतों की जुताई करनी है, सिंचाई करनी है टाइम टाइम पे, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उर्वरक चाहिए, उसको कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, फसलों की कटाई के लिए जैसे बड़ी बड़ी जो खेतें होती हैं उसकी कटाई के लिए थ्रेसिंग मशीन, उसको हायर किया जाता है। फसलों को संग्रहित, भाई फसल तो हो गया, उसको संग्रहित करने के लिए आपके पास स्टोर हाउस है ही नहीं, और झमाझम बारिश हो जाए तो क्या होगा, बर्बाद। तो फसलों को रख रखाव के लिए भी उसकी चिंता होती है, उसको चिंता होती है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए, यानी निम्न प्रकार की तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। सही बात है, एक किसान को ऋण की आवश्यकता इसी चीज के लिए ना होगी कि भाई कोई किसान अगर कोई फसल लगाने जा रहा है तो उसके समक्ष इस प्रकार की चुनौतियां खड़ा होंगी। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में कौन कौन सी व्यवस्थाएं रही हैं, पहले कौन सी व्यवस्थाएं थी और आजादी के बाद कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इन चीजों को जानना है। और आप पहले एक चीज देखो कि भारत में ये जो किसान है, किसानों को जो ऋण की आवश्यकता है ये समय समय पर अलग अलग समय पे है क्या। अब आप देखो, बीज खरीदना है, खेतों की जुताई करना है तो ये अलग समय हो गया, जो सिंचाई की व्यवस्था हो गई, फर्टिलाइजर, तो ये फसल की बुआई के बाद ही तो इसकी जरूरत होती है ना। और एक हो गया पोस्ट हार्वेस्टिंग, मतलब फसल कट गई उसके बाद, तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि जो कृषि साख होता है, कृषि साख आप इसको नोट कर लेना, कृषि साख होता है, ये बहुत ध्यान समझना, ये जो कृषि साख होता है, कृषि ऋण इसको बोलते हो, कृषि साख या कृषि ऋण, कृषि ऋण दो बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स है भाई, टू फैक्टर्स। अब प्रश्न आता है कि कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है भाई, कृषि साख तो आप जान लें कि इन सारे कामों के लिए आपको क्या चाहिए, किसानों को लोन चाहिए, पैसे चाहिए कि भाई उसको बीज खरीदने हैं, खेतों की जुताई करनी है, सिंचाई के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए चाहिए। लेकिन दूसरा टर्म ये आता है, दूसरी बात ये आती है कि कृषि साख, कृषि ऋण किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों पर। पहली बात ये हो गई कि किसानों को कितने समय के लिए लोन चाहिए, किसानों को कितने समय के लिए लोन चाहिए, कितने समय के लिए लोन चाहिए, के लिए ऋण चाहिए। आप इसको नोट डाउन करते रहना, ऋण चाहिए। और जो लोग नोट नहीं कर पाएंगे
बाद में वीडियो अपलोड रहेगा, आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे। पहला है कि किसानों को कितने समय के लिए लोन चाहिए, यानी फॉर हाउ लॉन्ग नीड लोन या क्रेडिट, ठीक है, यानी कितने समय के लिए उसको लोन चाहिए होता है। पहला ये कि हम उसको 6 माह के लिए दें, कि हम उसको 1 साल के लिए दें, कि हम उसको 2 माह के लिए दें, किसानों को कितने समय के लोन चाहिए। दूसरी चैलेंजिंग चीज ये आती है कि उस ऋण का दर क्या होगा, उस ऋण का ब्याज दर क्या होगा, उस ऋण का ब्याज दर क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा। दूसरी ये आती है, यानी व्हाट वुड बी दी इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट लोन्स, ऑफ दैट लोन्स, ठीक है। ये दो बातों पर निर्भर कर रही है। एक ये कह रहा है कि कृषि जो साख होती है ना, कृषि साख या कृषि ऋण जो होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि फॉर हाउ लॉन्ग जो फार्मर्स नीड लोन से क्रेडिट, ठीक है, यानी किसानों को कितने समय के ऋण चाहिए भाई, उस ऋण का ब्याज दर क्या होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, जब इस फैक्टर को देखो किसानों को कितने समय के लिए ऋण चाहिए, तो इस फैक्टर को आप देखो कि अलग अलग समय के लिए इनको ऋण की जरूरत पड़ रही है। एक फसल की बुआई के पहले भी पैसे की जरूरत है उनको, भाई उनको सीड खरीदनी है, जुताई करानी है खेतों की, तो उसके लिए पहले उसकी जरूरत होती है। दूसरी आप ये देखो कि फसल लगाने के बाद उनको जरूरत हो रही है सिंचाई के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, यानी जब फसल खेतों में लग जाएगी तो जाहिर सी बात है इन चीजों की जरूरत होगी। तीसरी चीजें देखो कि एक उनको जरूरत पड़ रही है कब, फसल कटने के बाद। इन चीजों, फसल की कटाई के लिए, फसलों को संग्रहित करने के लिए भाई गोडाउन चाहिए, जो हमारे यहाँ ग्रामीण जिसको कहते हैं बेरही, ठीक है, फसलों को संग्रहित करने के लिए। दूसरी क्या चाहिए इनको, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो किसानों को पहला आ रहा है किसानों को कितने समय का ऋण चाहिए, और जो इनको ऋण दिया जाएगा जिन जिन कामों के लिए, इस काम के लिए ऋण दिया जा रहा है, इस काम के लिए ऋण दिया जा रहा है, इस काम के लिए ऋण दिया जा रहा है, जो ये ऋण प्रदान किया जाएगा, फिर उस ऋण का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यह भी एक बड़ी मामला है। तो आप जब यहां पे देखोगे, जब आप यहां पे देखोगे यानी मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि समयावधि के आधार पर, समयावधि के आधार पर किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता। क्या मैं कह सकता हूं इसको, क्या मैं कह सकता हूं कि समयावधि के आधार पर किसानों को ऋण की आवश्यकता, अलग अलग समय के लिए इनको ऋण चाहिए। अब ये अलग ये आ जाता है यहां पे कि जैसे मान लीजिए कि अब आता है कि उस ऋण का ब्याज दर क्या होगा। जैसे मैं यहां पे सीड खरीदनी है, सीड खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, एटीसी किसानों को, किसानों को कम ऋण की जरूरत होती है, कम ऋण की जरूरत होती है, जबकि
जबकि जबकि जबकि कोई कृषि संबंधी मशीन खरीदना है तो ज्यादा लोन की जरूरत होगी। इसको समझे क्या कह रहा है? क्या ये रहा है, यहाँ पे क्या ये रहा है कि किसानों को जो ऋण की आवश्यकता होती है वो समयावधि के आधार पर डिसाइड होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि सीड खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को कम ऋण की जरूरत होगी, ठीक है। और जबकि कोई कृषि संबंधी यंत्र खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, पंपिंग सेट खरीदना है, ठीक है, थ्रेसिंग मशीन खरीदना है, ठीक है, तो क्या इसके लिए ज्यादा लोन की जरूरत होगी? ज्यादा लोन की जरूरत होगी। अब ये आता है कि उस ऋण का ब्याज दर क्या होगा, यानी ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया जा रहा है, जो कम समय के लिए लोन लिया जा रहा है, इसकी ब्याज दर क्या होगी, दूसरी चैलेंजेस है। और जो लॉन्ग टाइम के लिए लोन ले रहे हैं किसान, उसकी ब्याज दर क्या होगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग जो लिखे हैं समयावधि के आधार पर, तो यानी ये, इसको थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि समयावधि के आधार पर किसानों को ऋण की जरूरत, ठीक है, नीड ऑफ लोन्स टू द फार्मर्स on the basis of maturity period, इस चीज को हमको समझना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या, क्या लिखा हुआ है, क्या ये रहा है कि समय अवधि के आधार पर किसानों को ऋण की जरूरत। इसे इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। जरा इसको देखते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हो गया अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता, अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता, अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता, नीड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, नीड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। एक हो गया यहां पे आपका मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता, मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता। नीड ऑफ मीडियम टर्म लोन्स। एक यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता।
ऋण की आवश्यकता। यानी नीड ऑफ लॉन्ग टर्म्स लोन। समयावधि के आधार पर इसको हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं? यहाँ पे हम लोगों ने इसको कितने भागों में बांट दिए हैं? तीन भागों में इसको बांट दिए हैं। ठीक है। अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता, किसानों को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता कम समय के लिए, मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता, दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता। इसको हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे ये है क्या। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों, पहला क्वेश्चन आता है ये कि भाई किस लिए इसकी जरूरत है? अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस? क्वेश्चन आ जाएगा ना कि फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता चाहिए? किसानों को किस उद्देश्य के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता है? तो जाहिर सी बात है किसके लिए? खेतों की जुताई, यानी प्लोइंग ऑफ फील्ड। सही बात है, प्लोइंग ऑफ फील्ड, खेतों की जुताई। ठीक है। दूसरा किस लिए हो जाएगा भाई? हाई यील्ड्स, हाई यील्ड्स वैरायटीज के सीड्स खरीदने हेतु, यानी उन्नत किस्म के बीज खरीदने हेतु, उन्नत किस्म के बीज खरीदने हेतु। ठीक है। उन्नत किस्म के बीज खरीदने हेतु। और किस लिए जरूरत पड़ सकती है? जैसे खेतों की बुआई के लिए, खेतों की बुआई के लिए, यानी शोइंग ऑफ फील्ड। सिंचाई हेतु, खेतों की सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु, फॉर इरिगेशन। ठीक है। उर्वरक, उर्वरक, कीटनाशक, उर्वरक कीटनाशक एटीसी खरीदने हेतु, एटीसी खरीदने हेतु। ठीक है। पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा खरीदने हेतु, यानी फोडर के लिए, यानी फोडर के लिए। मैं यहाँ पे एटीसी लिख देता हूँ। ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देखो 2 मिनट के लिए, अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्लॉइंग ऑफ फील्ड, खेतों की जुताई के लिए किसानों को जरूरत हो सकती है भाई, थोड़े समय के लिए, इसलिए तो जरूरत होगी ना। उन्नत किस्म की बीज खरीदना है इसको, इसको मैं लिखा हूँ हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स। खेतों की बुआई, सोइंग ऑफ फील्ड्स, सिंचाई हेतु, इरिगेशन हेतु, उर्वरक कीटनाशक एटीसी खरीदने हेतु, पशुओं के लिए चारा खरीदने हेतु, एटीसी तमाम चीजों के लिए। ठीक है। कौन सी अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है? ठीक है। अब आता है ये सेक्शन आपका, ये आता है कि फिर सर मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों, किस पर्पज से होगी? तो इसका जो पर्पस होता है,
इसका जो पर्पस होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, फॉर व्हाट पर्पसेस, भाई किस उद्देश्य के लिए आप अल्पकालिक ऋण की सॉरी मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता होगी। तो ये आपको हो सकती है, जैसे मान लीजिए, आपको, आप पशुपालन कर रहे हैं, तो पशुपालन के लिए कोई पशु खरीदना है, पशु खरीदने हेतु, गाय भैंस बैल, पशु खरीदने हेतु, यानी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। दूसरा हो सकता है कोई कृषि संबंधी यंत्र या मशीन, कोई कृषि संबंधी यंत्र या मशीन लेना हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन्स के लिए, जैसे मान लीजिए आपका पंप सेट हो गया, हल हो गया, प्लो हो गया, ठीक है। यानी मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होगी किसानों को? तो हो सकता है कि या तो अगर वो पशु पालन कर रहा है तो पशु खरीदने के लिए, यानी एनिमल हस्बेंड्री में उसको कोई पशु खरीदना है तो उसको मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता होगी, या कोई छोटी मोटी कृषि संबंधी यंत्र खरीदना है, जैसे आपको पंप सेट सिंचाई के लिए आपको लेनी है, खेतों की जुताई के लिए आपको मान लो हल लेनी है, तो प्लो के लिए मैं लिख दिया हूं यहाँ पे प्लो। इन चीजों के लिए किसानों को मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। अब अगला ये आता है कि फिर किसानों को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों? वाई, यानी दीर्घकालिक ऋण की, यानी लंबे लॉन्ग टर्म ये जो लोन्स है उसकी नीड किसानों को क्यों? तो यहां पे आप कह सकते हो इसको बड़े कृषि संबंधी मशीन खरीदने हेतु, जैसे में क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्रेसिंग मशीन, ट्रैक्टर्स etc। यानी दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता लॉन्ग टर्म के लिए किस लिए होगी? बड़े, यानी या तो आपको कोई थ्रेसिंग मशीन लेनी है या आपको ट्रैक्टर्स की जरूरत है, तब आपको लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत हो सकती है, या कृषि योग्य भूमि खरीदनी है, कृषि योग्य भूमि खरीदने हेतु, पर एग्रीकल्चर लैंड, यानी यानी तमाम प्रकार चीजों के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसको आप पढ़ो जरा, इसको समझते हैं। देखा कि समय अवधि के आधार पर किसानों को ऋण की जरूरत क्यों होती है? तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि किसानों को जो लोन की आवश्यकता होती है वो समय समय पे होती है। अब जब भी मैं यहाँ पे किसान की बात बोलूं तो आप समझना सीधे कि एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर, पशुपालन, कुक्कुट, मधुमक्खी, जितने ही आ जाएंगे, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, वानिकी, ये सबको लोन की जरूरत होती है और सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं
कि अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता किसानों को क्यों होगी। तो अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता किसानों को क्यों होगी, तो नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि खेतों की जुताई, उन्नत किस्म के बीज, खेतों की बुआई। फिर मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होगी, कोई पशु खरीदना है, छोटे मोटे कोई कृषि संबंधी यंत्र खरीदना है। अब दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता है, यानी कृषि में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट चाहिए। दीर्घकालिक लोन की आवश्यकता ये हो गया कि ये ऐसा लोन होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट तो अभी होगी, लेकिन जो उसकी प्रॉफिट होगी वो तुरंत मिलने वाली नहीं है कि 1 साल के अंदर मिल जाए, 2 साल के अंदर मिल जाए, 3 साल के अंदर मिल जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बड़े कृषि संबंधी मशीन खरीदने हैं, तो जैसे थ्रेसिंग मशीन लेना है, ट्रैक्टर्स लेना है, तो जाहिर सी बात है उसको लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए। कृषि योग्य भूमि खरीदनी है, उसको कृषि योग्य भूमि खरीदनी है, तो जाहिर सी बात है उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए किसानों को। समझ आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो तो सर एक अल्पकालिक ऋण जो किसानों को मिलता है, इसकी कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगी ना कि कितने समय के लिए चाहिए, कि फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिनों के लिए सर। तो जो कृषि लोन जो होता है, ये जो अल्पकालिक ऋण जो होता है, इसकी जो अवधि होती है, इसकी जो अवधि होती है यानी जो टाइम पीरियड होता है, इसकी जो टाइम पीरियड होता है, इसको रखा गया है 0 से 15 माह, 0 से 15 माह के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, इसको समझते हैं पहले, इसका क्या अर्थ हुआ। क्या कह रहा है कि अल्पकालिक ऋण जो किसानों को दी जाती है, अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए किसानों को जो ऋण दी जाती है, उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, 0 से 15 माह के लिए। तो 0 से 15 माह के लिए क्यों डिसाइड किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि किसान जब अल्प समय के, किसान जो लोन लेगा इन चीजों के लिए, जो किसान लोन लेगा अल्प समय के लिए, जो किसान लोन लेगा, जब वो खेती में इन्वेस्ट करेगा, फार्मिंग में जब इन्वेस्ट करेगा यानी निवेश करेगा, तो इस निवेश से जो उसको प्रोडक्टिविटी प्राप्त होगी, प्रॉफिट प्राप्त होगा, उसको लमसम लगभग एक साल या इससे ज्यादा लग सकते हैं। अब आया समझ में आपको। यानी इन चीजों में जो किसान इन्वेस्ट करेगा, यानी अपनी खेती में इन चीजों को खरीद कर इन्वेस्ट करेगा, उससे जो प्रॉफिट होने का चांस है, हो सकता है कि वो 1 साल या इससे 2-3 माह ज्यादा हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि 1 साल बाद उसको जो प्रॉफिट होगा तभी तो ब्याज जमा कर पाएगा। इसीलिए इसको क्या रखा गया है, इसको क्या रखा गया है, इसलिए इसकी अवधि कितनी रखी है, 0 से 15 माह के लिए। किस आधार पर रखी गई है इसको, कि अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण द्वारा, अल्पकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण जो किसानों द्वारा यह जो निवेश किया जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी हो सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होने में हो सकता है 1 साल या इससे थोड़ा सा ज्यादा लगे, थोड़ा सा ज्यादा लगे। ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि अल्पकालिक ऋण की यानी किसानों द्वारा यह जो निवेश किया जाएगा अल्पकालिक ऋण लेकर, हो सकता है कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो यानी जो उससे प्रॉफिट प्राप्त हो उसको 1 साल या इसे थोड़ा सा समय लगे। भाई वो बीज खरीद कर तुरंत बीज बोएगा तो ऐसा नहीं है ना कि आज बीज बोएगा तो कल से पैसा उसको आना स्टार्ट हो जाएगा, समय लगेगा। तो समय लगेगा तो उसको समय को 0 से 15 माह के लिए यानी 1 साल में वो अपना खेती बाड़ी कर ले, 2-3 प्रकार की खेती कर ले, और जो उसको इनकम होगी उस इनकम का कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट लाकर वो चुका दे, जो लोन लिया है वो लाकर चुका दे। तो इसको कितने पर रखा है? 0 से 15 माह के लिए। अब आता है ये कि सर अगला ये आता है कि सर ये जो मध्यकालिक ऋण है, जो मध्यकालिक ऋण है, ये मध्यकालिक जो ऋण है सर इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? तो जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है, इसकी टाइम ड्यूरेशन है, इसको रखी गई है कितने, इसको जो रखा गया है इसको रखा गया है 15 माह से 5 वर्ष, 15 माह से 5 वर्ष। यानी क्या कहने का अर्थ हुआ कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है यानी मध्यकालिक ऋण की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 15 से 5 वर्ष। यानी कोई किसान है, मान लो कोई पशु खरीदता है, तो आज पशु खरीदा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको तुरंत उससे उसको पैसा मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको क्या चाहिए? उसको पशु को हो सकता है बड़ा करे, खिलाएगा पिलाएगा, लॉन्ग टाइम लगे, तब तो उसको मान लो कि कोई गाय खरीदा, तो आज गाय खरीदा तो आज खरीदते थोड़े दूध देने लगेगी, हो सकता है कि 1 साल समय ले, 2 साल समय ले, 3 साल समय ले। तो जब वो समय, जब वो पशुपालन कर रहा है तो गाय की दूध बेचेगा तभी तो उसको जो पैसे मिलेंगे ना, उस पैसे को क्या चुकाएगा, तभी तो वो लोन चुका पाएगा। तो इसकी लमसम कितना रखा गया? 15 माह से ऊपर, या तो आप 2 साल में चुका दीजिए, 3 साल में चुकाए, 4 साल में, 5 साल में, 5 वर्ष में। अब आप ये देखो, बड़े जो ये कृषि संबंधित जो ये इस चीज को देखो, ये जो है ना, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको लगभग एबव 5 ईयर्स रखा गया है, एबव 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ऊपर, 5 साल से इसको ऊपर रखा गया है। ऐसा थोड़े है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे थ्रेसिंग मशीन खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा तो तुरंत उसको इनकम होना शुरू हो जाए। और जाहिर सी बात है कि ट्रैक्टर खरीदेगा, थ्रेसिंग मशीन खरीदेगा, इस प्रकार की जो बड़ी यंत्र खरीदेगा, तो बड़े यंत्र को खरीदने के लिए उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जब वो अपने खेतों में निवेश करेगा, उस जब वो निवेश करेगा कृषि यंत्र में, तो उसकी ब्याज लो यानी जो उसकी ब्याज दर भी होगी, तो ब्याज दर भी तो हाई होगी ना, तो उसको ज्यादा लोन चुकाने होंगे। तो लोन चुकाने के लिए उसको क्या चाहिए? लंबे, थोड़ा सा ज्यादा लोन चुकाने के लिए टाइम ड्यूरेशन भी तो चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना है भाई? आप 5 वर्ष, इसको 5 वर्ष से ऊपर या 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक आप इसको चुका देना है। ठीक है, ये आपको कौन सी हो गई? ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हो गई आपको कि इस समय अवधि के आधार पर किसानों को ऋण की जरूरत। पहला कौन सा हो गया? अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता। किस लिए? मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता। किस लिए? इसलिए। और दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता, यानी किसानों को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होगी, मध्यकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होगी, और दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता क्यों होगी। इस आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, और कब कब कैसे क्या चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब आता है ये कि सर इसके लिए लोन कौन देता है किसानों को, इन कामों को करने के लिए सर लोन कौन देगा? आखिर कोई लोन देने वाला होगा तभी तो इसकी बात हो रही है, तो हम इसकी बात करेंगे। दूसरी प्रश्न ये आती है कि भारत में किसानों को जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं, ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, वो प्री इंडिपेंडेंस क्या थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या थी, यानी स्वतंत्रता के पूर्व क्या थी और स्वतंत्रता के बाद क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कहने का अर्थ है, मैं यहाँ पे, हम लोग का हेडिंग है यहाँ पे
कि कृषि साख के स्रोत, कृषि साख के स्रोत सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनता है इसको देखते हैं। प्रश्न ये है कि भारत में किसानों को वित्त व्यवस्था, यानी मैं वित्त सुविधा कर देता हूं यहाँ पे, किसानों को वित्त सुविधा भारत में किसानों को वित्त सुविधाएं जब मैं ऐसा लिखता हूँ, भारत में किसानों को वित्त की सुविधाएं कैसे दी जाती है। ठीक है, क्या वो सुविधाएं उनके लिए पर्याप्त हैं। तथा उनमें कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं, उनमें कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त है। सरकार ने इन चुनौतियों के के सामना करने हेतु कौन कौन सी कदम उठाई हैं, कौन कौन सी कदम उठाई हैं। क्या इमेंस का प्रश्न नहीं बन सकता है कि भारत में किसानों को वित्त की सुविधाएं कैसे दी जाती है। यानी what type of financial facilities is provided to the farmers। ठीक है, क्या वो सुविधाएं उनके लिए पर्याप्त हैं। are those facilities sufficient for them। ठीक है, तथा उनमें कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं। What are the challenges
What are the challenges? What are the challenges prevalent in them? And और सरकार ने इन चुनौतियों की सामना करने हेतु कौन कौन सी कदम उठाई है? And what type of initiatives have been taken by the government to curb such challenges? ये आपके एक प्रश्न है कि भारत में किसानों की वित्त की सुविधाएं कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती रही है, क्या वो सुविधाएं उनके लिए पर्याप्त हैं तथा उनमें कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त है, सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने हेतु कौन कौन सी कदम उठाई है? संदर्भ में से क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, आर दोस फैसिलिटीज सफिशिएंट फॉर देम, व्हाट आर द चैलेंजेस प्रिवेलेंट इन देम, एंड व्हाट टाइप ऑफ इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब सच चैलेंजेस। ठीक है, इसके एक एक पॉइंट को जानेंगे तब समझ में आएगा। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, एक दो, लगभग 2-3 क्वेश्चन है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन है, तो इसको एक एक करके हम लोग जानेंगे तब समझ में आएगा। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन कि भारत में किसानों को वित्त की सुविधाएं कैसे दी जाती है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में किसानों की वित्त की व्यवस्था क्या रही है। तो भारत में किसानों को वित्त प्राप्त, वित्त मीन्स होता है पैसा, रुपए पैसा, लोन, वित्त प्राप्त करने की स्रोत, यानी मैं यहां पे सीधे लिखता हूं सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये थोड़ी सी टॉपिक बहुत शानदार जनदार टॉपिक है। ये क्या टॉपिक है भाई, ये टॉपिक क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए भारत में, इसको पहले समझते हैं कि क्या कह रहे हैं कि भारत में किसानों को वित्त प्राप्त करने का स्रोत क्या कह रहे हैं। जब आप प्री इंडिपेंडेंस देखोगे 1947 के पहले, तो भारत में 1947 के पहले किसानों को ऋण की जो जरूरतें होती थी वो कहां से पूरी होती थी। किसान या तो अपने क्षेत्र के किसी साहूकार से ऋण लेता था, या किसी महाजन से ऋण लेता था, या किसी दुकानदार से ऋण ले लिया, या किसी ट्रेडर से ऋण ले लिया, या किसी दोस्त से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, या कोई कमीशन एजेंट होता था या रिलेटिव होता था। इन्हीं लोगों से तो ऋण लेता था ना, साहूकार, महाजन, जमींदार, इन्हीं लोगों से तो ऋण लेता था ना, क्योंकि वही स्रोत थे उस समय। तो इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था आज वर्तमान में जो बैंकिंग व्यवस्था है, जितनी बैंकिंग फैसिलिटीज आपको उपलब्ध है, वो फैसिलिटीज 1947 के तो पहले थी नहीं। तो किसानों को ऋण मिलेगा कहां से, तो इन्हीं लोगों से मिलता था। दूसरी क्या चीज थी, एक तो ये इनके गांव में ही मिल जाते थे, उनके क्षेत्र में ही मिल जाते थे। लेकिन किसानों को जब ये लोग ऋण देते थे, साहूकार, महाजन, जमींदार, जब ये लोग ऋण देते थे किसानों को, तो उस किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता था। जैसे भारतीय किसान की, जो भारतीय कृषि की जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है वो है मानसून। भाई अच्छी बारिश हुई तो फसल हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई
तो फसल की कहानी खत्म, और खूब बारिश हो गई तब भी फसल की कहानी खत्म, ओला पड़ गया तब भी खत्म, सुखाड़ आ गया तब भी कहानी खत्म। इस स्थिति में मान लीजिए कोई गरीब किसान है, वो साहूकार या महाजन से लोन तो ले लिए कि भाई उसको खेती करनी है। अब मान लीजिए कि उस साल मानसून ही नहीं आई, अब मानसून आया भी तो उनका खेत डूब गया, फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, ड्रॉट, सुखाड़ आ गया, तो उसके वजह से फसल बर्बाद हो गई। अभी इस एवज में होता क्या था कि बेचारे अपनी खेत उसको गंवा देने पड़ते थे, लोन देने में असक्षम होता था, जमींदार, साहूकार, महाजन जो होते थे उससे खेत क्या करते थे, ले लेते थे। इसमें मैं बहुत एक लंबा क्लास भी लूंगा। कृषि पर आजादी के पहले भारत में कृषि व्यवस्था क्या रही है, उस पर मैं एक बहुत लंबा क्लास भी लेने वाला हूं, बहुत लंबा क्लास चलेगा इस पर, बहुत बढ़िया टॉपिक में और बहुत बारीकी से समझाऊंगा उसमें, और मैं व्यापक रूप में बताऊंगा किस प्रकार की क्या सिचुएशन थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो किसान जब लोन नहीं चुका पाता था तो साहूकार महाजन उससे खेत को क्या कर लेते थे, रख लेते थे, और वही किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाता था। या तो मजदूर बन जाइए, नहीं तो आप यहां से इस जगह को छोड़िए और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर मजदूरी कीजिए। यही हुआ है। मैं उस पर लंबा क्लास लूंगा, मैं उसमें बताऊंगा। तो एक क्षेत्र ये हो गया कि किसान, साहूकार, जमींदार इन लोगों से लोन ले रहे हैं, और एक क्षेत्र है अभी वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहा है, बैंकिंग क्षेत्र। आजादी के 1947 के बाद 1960-65 तक भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है सबसे खराब व्यवस्था रही है। किसी भी बैंक को किसानों से, प्राइमरी जो सेक्टर है इकोनॉमी को, इससे किसी को भी मतलब नहीं था। किसान मरे तो मरे, किसी को मतलब नहीं था। कोई भी बैंक किसानों को लोन 1965 यानी 1960 के दशक तक कोई भी बैंक किसानों को लोन प्रोवाइड नहीं करता था। ये मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात बता रहा हूं, 1947 के बाद। तब आया इंदिरा गांधी का काल। इंदिरा गांधी ने, आप देखे भी होंगे, 1969 में बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों को, 14 बड़े बड़े बैंकों को क्या की, राष्ट्रीयकृत कर दी। राष्ट्रीयकृत करने का अर्थ क्या हुआ कि राष्ट्रीयकृत करने का अर्थ यह हुआ कि उनकी जो शेयर होल्डर थी, अब कौन ले ली, भारत सरकार ले ली। यानी अब बैंकिंग सेक्टर जो होगा, बैंकिंग सेक्टर अब भारत सरकार के अनुसार चलेंगे, अब प्राइवेट सेक्टर के अनुसार नहीं चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर 1947 के बाद भी प्राइवेट सेक्टर किसानों को लोन नहीं देते थे। प्राइवेट बैंकिंग थे, जितनी बैंकिंग व्यवस्थाएं थी, जो बैंक था वो उन्हीं लोगों को लोन देता था जहां से उसको ह्यूज प्रॉफिट होता था। इसको मैं बैंकिंग सिस्टम में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि वो जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था। 1969 में नेशनलाइजेशन और 14 बड़े बैंकों को इंदिरा गांधी ने क्या की, नेशनलाइज कर दी। नेशनलाइज करने का अर्थ हुआ कि अब इस पर प्राइवेट लोगों का अधिकार नहीं होगा, भारत सरकार इन बैंकों को चलाएगी। फिर उन्होंने फिर आपने देखा कि 1980 में भी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार बैंकों का नेशनलाइजेशन करके उन बैंकों को ग्रास रूट तक, यानी बिल्कुल जीरो लेवल तक के जो ग्रामीण लोग हैं उनके तक वित्तीय सहायता पहुंचाना था, ताकि समावेशी विकास हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने क्या की, लगातार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक नेशनलाइज हुए। बैंकों के सामने शर्त रखी गई, क्या शर्त रखी गई, बैंकों नेशनलाइज होने के बाद बैंकों को यह कहा गया कि भाई आप, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को कहा गया कि आप एक साल में जो लोन प्रोवाइड करोगे, अभी वर्तमान में भी वही सिस्टम है, आप एक साल में जो लोन दोगे लोगों को, हर प्रकार का लोन, तो एक साल के जो लोन रहेगा उसमें 40% आपको लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जानी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर को जानी चाहिए, यानी एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर को जानी चाहिए। जैसे
मान लीजिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक है या गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, वो 100 रुपए सालाना, साल में, एक साल में मान लीजिए 100 रुपए लोन दिया, तो 100 रुपए लोन में 40 रुपए जो लोन होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको देना होगा। 60 जो रुपए होगा ना, 60 रुपए ही वो प्राइवेट लोगों में बांट सकता है, यानी जहां से उसको प्रॉफिट लेना है। ये सिस्टम कब कर दिया गया? बैंकों को नेशनलाइजेशन करने के बाद अभी जो वर्तमान में इस सिस्टम को कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो आपने एक कौन सा सिस्टम देखा? एक देखा कि जो किसान होते थे किस पे निर्भर रहते थे? साहूकार महाजन पे। और दूसरा किस पे निर्भर, आज किस पे है? बैंकिंग सेक्टर आ गया। तो इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग बांटा गया है। जैसे एक सेक्टर को कहा जाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके दो स्रोत हैं। पहले सेक्टर को कहा जाता है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और एक सेक्टर को कहा जाता है संगठित या संस्थागत क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में किसानों को वित्त प्राप्त करने की वर्तमान में स्रोत कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो यानी किसान जो लोन की प्राप्ति होती है वर्तमान में, वो कहां कहां से करते हैं? पहला तो या तो संगठित क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, असंगठित क्षेत्र, या दूसरा संगठित क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। अब इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? आप मनी लेंडर आ जाएंगे, मनी लेंडर्स आ जाएंगे, आपको जिसको क्या कहते हो, साहूकार या महाजन आ जाएंगे। सही बात है क्या? साहूकार या महाजन। दूसरे कौन आ जाएंगे? लैंडलॉर्ड्स आ जाएंगे, यानी जमींदार आ जाएंगे। जैसे कोई ट्रेडर्स हो गया, ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट हो जाएगा, कोई कमीशन एजेंट हो गया। रिलेटिव्स हो गए, सगे संबंधी। फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, ईटीसी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसान असंगठित क्षेत्र, ये सारे असंगठित क्षेत्र हैं। यानी किसान या तो साहूकार या महाजन से लोन लेगा असंगठित क्षेत्र में, या किसान किसी जमींदार से लोन लेगा कि भाई हमको कृषि करना है, इतने पैसे तो इतने दिन बाद हम चुका देंगे, या किसी ट्रेडर या कमीशन एजेंट यानी किसी व्यापारी से लेगा, या किसी अपने सगे संबंधी से लेगा, या किसी फ्रेंड से लेगा। अब बताइए इसका सबसे बड़ी जो समस्या है इसमें क्या होती है? मैं अभी आपको बताया क्या होती है इसमें सबसे बड़ी समस्या। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें लोन किसान को तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, दूर जाना नहीं है, अपने ही क्षेत्र में उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन इसमें किसानों को, इसमें जो था ना, किसानों का खूब शोषण होता था। इसमें किसानों का खूब शोषण होता था। एक्सेस, यहां पर लिख देता हूं, एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन होता था। एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। इसमें किसानों का खूब शोषण होता था। अभी मैं आपको बताया भी कि साहूकार महाजन दे देते थे
और न चुकाने के एवज में उनको अपनी जमीन ही गिरवी रख देनी पड़ती थी और फिर वो अपने ही जमीन पे मजदूर बन जाते थे। इस प्रकार की स्थिति इस यहाँ पे होती थी और अभी भी है, अभी भी बहुत हद तक है कि गांव में आज भी जो किसान वर्ग के जो लोग हैं वो आज भी इन्हीं लोगों से लोन लेते हैं। उसमें इसमें सुविधाएं क्या होती है कि एक तो गांव में दूसरा कोई कागजों को देना नहीं पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी कोलेट्रल रखनी पड़ती है भाई, कोलेट्रल देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, समय पे मिल जाता है, घर के बगल घर गांव में क्षेत्र में मिल जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर पे इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्थ ये हुआ ना असंगठित क्षेत्र का, और असंगठित क्षेत्र का अर्थ हो गया कि इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं, ये स्वतः एक प्रक्रिया के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। इसको कोई रेगुलेट करने, इसके लिए कोई ना डॉक्यूमेंट है ना कोई संस्था बनी है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। आया समझ में इस, और लेकिन संगठित या संस्थागत क्षेत्र हैं, इसको रेगुलेट करने वाले हैं, अपेक्स बॉडी है इसकी, सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, इसीलिए इसको क्या रखा गया संगठित या संस्थागत क्षेत्र। जैसे में इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे जो किसानों को लोन देते हैं, जैसे आप बैंक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैंक्स आ जाएगा। बैंक्स में दोनों प्रकार के आ जाएंगे, जैसे कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स हो गया आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आए हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स आ गया, इसको आप आरआरबीज बोलते हो, आपका पीएससीज हो गए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए, लैंड डेवलपमेंट्स बैंक हो गए, ETC। यानी क्या कह रहा है कि संस्थागत क्षेत्र के, ये जो संस्थागत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बैंक्स आ जाएंगे, सारे प्रकार के जितने बैंक्स है वो आ जाएंगे, PSC आ जाएंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आ जाएंगे, इसमें आपके जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो आ जाएंगे। इस प्रकार के जो भी चीजें हैं वो किस में आ जाएंगे, संगठित क्षेत्र में। यानी संगठित क्षेत्र का अर्थ हुआ कि इनको चलाने के लिए कोई संस्था है। एक किसान है, जब वो लोन लेने जाएगा कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक में, तो उसको कोई डॉक्यूमेंट कुछ देनी पड़ेंगे, तभी तो उसको लोन मिलेगा ना। तो एक प्रोसेस के थ्रू है ना, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, भाई गए इतने लोन चाहिए इतने दिनों के लिए। अब आज भी जो लोग ब्याज देते हैं उनकी भी तो यही है ना कुछ स्थिति। एक मिनट, यानी जो भी आपको बैंकिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर किस में आ जाएगा, संगठित या संस्थागत क्षेत्र में। इनके द्वारा भी किसानों को क्या दिया जा रहा है, ऋण प्रदान की जा रही। अब इसको थोड़ी सी इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। जैसे मैं अभी आपको बताया कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले बैंकिंग सुविधा उस प्रकार तो थी नहीं जैसे आज है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद
आजादी के बाद तक लगभग 60 के दशक तक 1960 तक 1965 तक भारत में ऐसी स्थिति रही है कि बैंकिंग सेक्टर उन लोगों को यानी प्राइमरी सेक्टर को यानी एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर को कभी भी लोन नहीं देता था। देता भी था बहुत कम परसेंट, न के बराबर। जो जमींदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों को लोन मिलता था। भारत में इस चीज को सुधार के लिए 1969 में क्या हुआ? 1969 अब 1969 में क्या हुआ? बैंक का क्या हुआ? बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ क्या? फिर आप देखते हो 1980 के करीब में भी बैंक नेशनलाइज हुए। तो जैसे बैंक नेशनलाइज हो गए तो यानी अब ये बैंक किसके हाथों में आ गए? सरकार, यानी सरकार के हाथ में आ गए। अब देखिए वर्तमान में स्थिति क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे मैं बना देता हूं कि सोर्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फिनांस के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई कौन कौन सा सोर्सेज अभी हम लोगों ने पढ़ा? जैसे हो गया कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन? आप कमर्शियल बैंक में देखते हैं प्राइवेट बैंक आ जाएगा, प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे, पब्लिक बैंक्स आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ जाएंगे और पब्लिक सेक्टर के बैंक आ जाएंगे, नहीं सरकारी क्षेत्र के बैंक आ जाएंगे। इसमें कमर्शियल बैंक के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यानी सहकारी जो बैंक आपको दिखाई देते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। रीजनल रूरल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, आपको भारत में फॉरेन बैंक्स दिखाई देते हैं, नाबार्ड है। मैं अभी सबको बारे में बात भी करूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको आप केसीसी बोलते हो। तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे अभी वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, आप यहाँ पे जरा देखो क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर फिनांस के वर्तमान में कौन कौन से संस्थागत स्रोत हैं। यानी किसान को संस्थागत रूप से जो कृषि वित्त की जो सहायता मिलती है, लोन मिलता है, ऋण मिलता है, वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो अब कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में कौन कौन से आ जाएगा? प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरपी, पैक्स, फॉरेन बैंक, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में चूंकि ये संस्थागत स्रोत हैं और जितने बैंक्स हैं वो भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं। भारत सरकार ने एक नियम बना रखी है। क्या नियम बनाए रखी है भारत सरकार ने? भारत सरकार के बैंकिंग सेक्टर में एक नियम है, उस नियम का नाम है पीएसएल। क्या नाम है उस नियम का? पीएसएल,
PSL इसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। लैंडिंग, लैंड मीन्स होता है ऋण देना, ठीक है, और प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र को आपको ऋण प्रदान करनी है। पीएसएल का क्या अर्थ हुआ? भारत सरकार ने सारे बैंकों के लिए एक नियम बना रखी है कि भाई आप जो भी लोन दोगे, एक साल में आप जो भी लोन दोगे उसका कुछ परसेंट आप प्राइमरी सेक्टर को दोगे, यानी प्राइमरी सेक्टर को प्रायोरिटी आप दोगे। जैसे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना कमर्शियल बैंक, आपको जो दिखाई दे रहा है कमर्शियल बैंक, कह ये रहा है कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक साल में जो भी लोन प्रोवाइड करेगा उस लोन का 40% हिस्सा, 40% लोन वो प्राइमरी सेक्टर को उसको देनी है, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ETC को देनी है। आप 60% लोन आप जिसको मन करे उसको बांटते रहो, लेकिन 40% आपको लोन किसको देनी है? प्राइमरी सेक्टर को, यानी एग्रीकल्चर एवं इस एलाइड सेक्टर को। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को कितने परसेंट देनी है? 40%। यानी अगर आप सालाना 100 रुपए लोन बांट रहे हो तो 100 रुपए में 40 रुपए आपको किसको देनी है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। 60 रुपए आप किसको दे रहे हो? ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये जो आप कोऑपरेटिव बैंक्स देख रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक्स और RRB, इसका है लगभग 70% PSL है इन लोगों का। ये बैंकिंग, ये जो आप देख रहे हो कोऑपरेटिव बैंक RRB, ये अपने सालाना लैंडिंग का, सालाना जो ऋण किसी को देते हैं ना, सालाना ऋण का 70% जो लोन है वो किसको देना है? इनको एग्रीकल्चर सेक्टर को देनी है। 30% आप किसको दो, ये आपके ऊपर है। पैक्स किसके अंदर, पैक्स भी किस किसके अंदर काम करता है? इसी कोऑपरेटिव में, इस पे भी बात करूंगा, ठीक है। फॉरेन बैंक्स का भी वही है, 40% ही। फॉरेन बैंक्स का ही PSL कितना है? ये 40% ही निर्धारित है, यानी फॉरेन बैंक्स को भी 40% निर्धारित है। और बाकी नाबार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड, ये बैंकिंग सेक्टर, ये बैंक नहीं है बल्कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन में, अभी इसको सारी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि PSL क्या होता है? PSL क्या होता है कि जो भी बैंकिंग सेक्टर काम कर रही है उसका कुछ परसेंट अपना सालाना जो हिस्सा है किसको देना है? प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी एंड इस एलाइड यानी एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर को आपको देनी है, ठीक है। अब इसमें एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है पैक्स, ठीक है। पैक्स ये क्या है, जरा इसको समझते हैं। पैक्स क्या है? पैक्स, इसका हिंदी होता है, इसका इंग्लिश होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख समितियां, ठीक है। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टर्म है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है PSC, इसकी कंसेप्ट बहुत शानदार है। जब आप इसके कंसेप्ट को जानोगे, जब इसके कंसेप्ट को जानोगे तो आप सोचोगे वाकई ये क्या शानदार कंसेप्ट आपके देश में है। यहाँ पे आप एक वर्ड है यहाँ पे कोऑपरेटिव, पहले समझ लीजिए। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, एक वर्ड है यहाँ पे सहकारी यानी कोऑपरेटिव, ठीक है। एक कोऑपरेटिव ये क्या है? ये PSCs क्या है, कैसे काम करती है? सहकारी समिति का अर्थ ये होता है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सहकारी समिति का अर्थ ये होता है a group of people who perform economic activities with a common purpose by making a group under registered cooperative societies act। जैसे इसको समझिए, गांव के कुछ किसान हो गए, ठीक है, गांव के कुछ किसान हो गए,
सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन समस्या है। क्या है कॉमन समस्या? वित्त की उनके पास सुविधा नहीं है। सबको बीज खरीदनी है, सबको फर्टिलाइजर खरीदनी है। अब मान लीजिए कि हम लोग 20 किसान हैं, तो जो 20 किसान है, तो हम 20 किसानों के पास क्या है, सबके पास वित्त की दिक्कत है, यानी पैसे की दिक्कत है। तो पैसे की दिक्कत है तो क्या, बीज हमको खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदनी है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, भाई हमको लोन दो, बैंकों के पास जाएंगे, लोन दो। इसमें क्या होता है, ये जो सहकारी समिति है, हम लोगों ने 20 लोगों ने आपस में एक ग्रुप बना लिया। सबके कॉमन पर्पस है। क्या कॉमन पर्पस है? फर्टिलाइजर लेनी है, और क्या लेनी है? सीड लेनी है, सिंचाई की लोन मेन हो गया, ठीक है। यानी किसी ने कोई आर्थिक क्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए, पैसे की जरूरत है, और हमारे पास पैसे है नहीं। हम लोगों ने 20 लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को हम लोगों ने अपने जिले की जो सहकारी विभाग है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसमें जाकर उसका रजिस्टर करा लिए कि साहब हम 20 लोग हैं। हम कितने लोग हैं? हम 20 लोग हैं। हम 20 लोग कृषि कार्य हेतु हमारा ये नाम है, कृषि कार्य हेतु हम एक ग्रुप बनाए हैं, सोसाइटी बनाए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हैं, हम इसका रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। जब जिले में, यानी जिले स्तर पे, यानी जब जिले में जब आपकी उस 20 लोगों की जो आप सोसाइटी बनाए हो, उसकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो वही कहलाएगा टैक्स। अब दूसरी क्वेश्चन आता है कि सर फिर इसको जो 20 लोगों का जो ग्रुप बना है, जो उस ग्रुप को आप टैक्स बोल रहे हैं, सर फिर इसको पैसे कौन देगा? ये जाती है ना, पैसे कौन देगा? तो इसको बारीकी से समझते हैं पहले कि सर इनको पैसे कौन देगा, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a group of people a group of people who performs economic activities with common purpose आप लोग हमारे साथ लिखते रहे, by making a registered group under कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। यहां पे देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हर स्टेट का, पहले इसको समझ लो आप, हर स्टेट का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है। तो हर एक स्टेट का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। जैसे बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो इसका जो मेन डिपार्टमेंट है, मान लो हो गया कहां पे? पटना में। एक स्टेट लेवल पे हो गई, बिहार में 38 जिले हैं, तो बिहार में जो 38 जिले हैं, तो और इसके कितने, और बिहार में कितने और डिपार्टमेंट होंगे, इसकी शाखाएं कितनी होगी? 38। तो एक स्टेट कोऑपरेटिव एक हो गया, इसके अंडर में स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक है।
इसके अंडर में 38 जिलों में होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और जो रूरल लेवल पे है वही है पैक्स, वही है पैक्स। क्या है? पैक्स, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक खाका बना देता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं, आप यहां पे देखें। इसके हिंदी में लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ इसका। गांव के कुछ लोग एक समूह बनाकर उसे सहकारी विभाग उसे सहकारी विभाग से उसे सहकारी विभाग में उसे सहकारी विभाग में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ठीक है। इसकी अपेक्स बॉडी कौन सी है भाई? से वित्त कहां से प्राप्त होता है? इसकी आप इसको ऐसा समझो, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा ये हो गई आपकी कोऑपरेटिव बैंक। इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, तो जो कोऑपरेटिव बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक ही इसे वित्त प्रोवाइड करता है। किसको? पैक्स को। कैसे? इसको इसको समझते हैं। कोऑपरेटिव बैंक दो स्तर पे हो गई। कोऑपरेटिव बैंक दो स्तर पे हो गई। एक हो गया अर्बन लेवल पर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा? रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। पहला कौन सा हो गया कोऑपरेटिव बैंक का? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये जो है ना, आप इसको देखोगे, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है, और एक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती है। इस आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये किस पे होगा? स्टेट लेवल पे। एक कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, किस स्तर पे हो जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एक हो जाएगा
एक हो जाएगा, यही होगा पैक्स। पैक्स ये कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल रूरल लेवल पे, यानी ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, अब देखो इसको, रूरल कोऑपरेटिव बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म के आधार पर कितने भाग में है? 3। लॉन्ग टर्म कौन सा प्रोवाइड कराएंगी, इसको देख लेते हैं। एक हो जाएगा स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और एक हो जाएगा रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा हो जाएगा कौन सा? रूरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक्स। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल में कौन सा शॉर्ट टर्म के 3 भाग में बांट दिए, तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और रूरल कोऑपरेटिव, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर आपसे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ पे ये देखो कि जो पैक्स है, क्या लिखे? ग्रामीण स्तर पर कुछ लोग एक समूह बनाकर उसे जो सहकारिता विभाग होता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप को पंजीकृत करा लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सर पैक्स को पैसा कौन देता है? इनको पैसा कौन देता है भाई? पैसा तो पैक्स को पैसा कौन देता है? ये कोऑपरेटिव बैंक। कौन देता है भाई इनको? जो कोऑपरेटिव बैंक है वो प्रोवाइड फाइनेंस फैसिलिटीज टू पैक्स। कैसे ये काम करता है, इसको जरा से देखते हैं, इसको देखते हैं। जैसे जो आप पैक्स की जो फंक्शन देखोगे, सहकारी डिपार्टमेंट का जो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव जो प्राइमरी पैक्स जो आप देख रहे हो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी देख रहे हो, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो आपके पास मान लीजिए लोन की व्यवस्था नहीं है, तो आपको लोन प्रोवाइड करा दिया। कैसे? आप एक ग्रुप बनाए, पंजीकृत कराए, आपका पैक्स, अब उसके थ्रू आपको लोन मिल गया। कैसे मिलता है इसको देख ले पहले। जो पैक्स का फंक्शन होता है,
अब इसको देखो, इसके जो कार्य प्रणाली है, इसके कार्य प्रणाली में आप जो सबसे बड़ी चीज देखोगे, जो इसको वित्त की सुविधा होती है, इसको वित्त की सुविधा होती है, कहां से मिलती है भाई? पैक्स को कहां से मिलेगी? तभी तो ये किसानों को देगा, पैक्स को मिलेगा तभी तो किसानों को। तो पैक्स की जो वित्त की सुविधा है, ये किससे लेता है? इसको मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। कहां से मिलेगा भाई इसको? इसको वित्त कहां से मिलता है पैक्स को? पैक्स को वित्त कहां से मिलता है? ये कहां से लेगा? इससे। अब इसको कहां से मिलेगा? इसको मिलेगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। इसको कहां से मिलता है भाई? अब इसको भी कहां से मिलेगा? इसको मिलेगा कोऑपरेटिव बैंक। इसको भी कहां से मिलेगा भाई? इसको भी, इसको कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसे कहां से आएगा? तो इसको देता है नाबार्ड। अभी मैं नाबार्ड पे भी आऊंगा, ठीक है। अब समझिए, किसानों ने एक ग्रुप बनाया, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। किसानों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप की रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस रजिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? पैक्स, ठीक है। प्राइमरी स्तर पे, एकदम बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पे, उसको क्या कहेंगे? अब इनको वित्त की सुविधा कहां से मिल रही है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। यानी मान लो कि इन लोगों को 5 लाख रुपए की जरूरत है, पैक्स को, जो किसान है उस ग्रुप में 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब 5 लाख जो रुपए है कहां से मिलेगा? कोऑपरेटिव बैंक। कहां से? मान लो जो कि इसको ये लोन, ये जो पैक्स है, इसने लोन की डिमांड किया 5 लाख, तो इसको कहां से मिला? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसको लोन प्रोवाइड करे। इसके पास अगर पैसा ना हो तो कौन देगा इसको? स्टेट कोऑपरेटिव। इसके पास पैसे कहां से आएंगे? कोऑपरेटिव बैंक इनको देता है। कोऑपरेटिव बैंक को कौन देता है? नाबार्ड। और नाबार्ड के ऊपर कौन है? भारत सरकार और आरबीआई। अब आए समझ में? पैक्स केवल उस स्तर पे ही काम नहीं करता है, पैक्स बहुत सारे स्तर पे काम करता है, बहुत सारे उसका फंक्शन है। जैसे पैक्स और भी काम करता है। पैक्स ये किसानों को, ये किसानों को क्या करता है? ये किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। पैक्स किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। प्रोवाइड लोन, प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स। ये किसानों को लोन की भी सुविधा प्रदान करता है। और क्या करता है भाई? उनके किसानों के उनके उत्पाद को बेचने, उनके उत्पाद को संग्रहित करने का काम करता है। यानी टू स्टोर द प्रोड्यूस ऑफ, एंड टू स्टोर द प्रोड्यूसेस मेड बाय द फार्मर्स, ठीक है। और क्या करता है भाई पैक्स? और क्या करता है? किसानों के उत्पाद को, किसानों के उत्पाद को बाजार में बिकवाने का भी काम करता है।
यानी सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस, ऑफ फार्मर्स। और क्या करता है भाई, और क्या करता है पैक्स? किसानों को गाड़ी एटीसी की सुविधा भी प्रदान करता है माल आवागमन में। यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, यानी प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर देयर गुड्स, फॉर देयर प्रोड्यूसेस, उनके उत्पादों को। और क्या करता है भाई पैक्स? पैक्स का और क्या काम है? पैक्स का और क्या काम है?